बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी बराए फ़रोख्त और उसको फ़रोख्त पर लगा दिया गया है और पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक दोराहे पर है कि हमारे जितनी भी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हुई और पूरे का पूरा निज़ाम, जहाँ पर एक तरफ इमरान खान को फिक्स करने पर लगा हुआ था, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर लें, आप हमारी पाक फौज कर लें, आप हमारे जितने भी इदारे हैं, ये हुकूमत है, इस सब इमरान खान को फिक्स करने पर लगे हुए थे। तो वहीं पर ही एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है और वहीं पर एक बहुत बड़ी आग भड़क उठी है कि जिसने हलचल मचा कर रख दी है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा हुआ है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की एक मुबैना ऑडियो लीक जो कि इस वक्त फ़रोख्त पर लगा दी गई है डार्क वेब पर, जिसने हमारी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठाकर रख दिए हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और नाज़रीन कराम, उस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात है मैंने आपके सामने रखनी है कि वो ऑडियो लीक कैसे हुई है, ISPR उसमें क्या कह रहे हैं या फिर आर्मी चीफ उसमें क्या कह रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी है, कुछ सबूत आपके सामने रखने हैं कि असल माजरा क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन PM हाउस जो पिछले 4 माह से हाई लेवल की मीटिंग्स और गुफ्तगू, उसको लीक भी कर दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म हैं, वफाकी काबीना के वजीर मरियम नवाज, किसी को भी नहीं बख्शा गया। और जिसने ये ऑडियो लीक की है उसने ये दावा किया है कि उसके पास 8 GB का डाटा है और 100 से ज़्यादा फाइल्स हैं और उसमें आर्मी चीफ और DGISPR की भी मुबैना ऑडियो लीक शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक वो बंदा कैसे पहुंचा, वो कौन था, और नाज़रीन कराम वो कौन शख्स था जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की हैं, कैसे की हैं, उसका सोर्स क्या था, और फिर उसने डार्क वेब पर बेचने वाला वो शख्स कौन निकला है। इब्तदाई तहकीकात इस वक्त सामने आ चुकी हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है क्योंकि इस वक्त हुकूमत का बचना नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत का धड़म तख्ता होने जा रहा है और ये धड़म तख्ता आप आइंदा आने वाले 48 घंटों में देखेंगे। और मार्शल लॉ का खतरा इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ चुका है। किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। इस हवाले से बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं कि इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या सोच रही हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने हक़ाइक़ के मैं सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो खबर है कि अगस्त से सितंबर तक प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है, जिसमें उसमें जितने भी मीटिंग्स हुई, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो सकती हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग हो सकती है, आर्मी चीफ वहां पर गए, ISPR जा सकते हैं, DGISI गए होंगे, तो उनकी ये तमाम मीटिंग्स की ऑडियो जो है वो जनाब हैकर ने हैक कर ली और उसने दावा किया कि 8 GB से 100 से ज़ायद फाइलें हैं उसके पास और हर फाइल जो है वो एक घंटे की है। तो 1 घंटे में आप किसी के साथ फोन के कॉल पर बात नहीं कर सकते, या प्राइम मिनिस्टर के पास इतना कोई वेला टाइम नहीं होता कि जनाब वो 1 घंटा मोबाइल फोन पर लगा हो, तो मीटिंग्स में ही 1 घंटा वो बात कर सकते हैं। जब 1-on-1 मीटिंग हो, आर्मी चीफ आए हो या वफाकी काबीना का इजलास हो, तो ये सारा मामला, यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ISI, MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनका इतना बड़ा सिक्योरिटी लूप होल था, इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है कि जनाब वो शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच के उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बग कर दिया है। इससे पहले इमरान खान साहब भी ये बात करते रहे अपने वजारत उस्मा के दौर में कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो मीटिंग्स हैं या जो वहां पर बात की जाती है वो सिक्योर नहीं है। और 1999 में जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो भी ये बात करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बग हो जाता है। बेनजीर साहिबा भी ये बात करती रही। तो जनाब अब 2022 आ चुका है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस तरह तवज्जो क्यों नहीं दे रही। तो पहला शक जो वो तो ISI पर गया, क्योंकि खुफिया एजेंसीज ये काम कर सकती हैं, वही ऑडियो लीक या सारा मामला उन्हीं के पास होता है। तो नजम सेठी ने एक दावा किया था जब शौकत तरीन की ऑडियो कॉल तैमूर झगड़ा के साथ सामने आई थी, तो उन्होंने कहा कि एक ही इदारा बचता है ISI जो कि इस तरह की ऑडियो कॉल या जो कॉल्स आप आमतौर पर मोबाइल से करते हैं उसको जनाब वो टेप कर सके। तो नाज़रीन कराम, उन्होंने वहां पर दावा किया था कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ इसराइल के पास मौजूद है, तो हो सकता है कि हमारी ISI ने इसराइल से वो टेक्नोलॉजी खरीद ली हो। नजम सेठी साहब ने ये दावा किया था। और नाज़रीन कराम, फिर जो ISI के लोग क्या फिर अपने लोगों की ऑडियो कॉल जो है उसको लीक करेंगे? क्या ISI जो है वो अपने आर्मी चीफ की ऑडियो कॉल को लीक करेगी, ISPR के ऑडियो कॉल को लीक करेगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। और अब तक की इतलात के मुताबिक $350 लाख में 18 बिटकॉइन के एवज वो तमाम फाइलें जो हैं उसको बेच दी गई हैं और अब से कुछ देर बाद
یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام فائلز جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کروا دی جائیں گی۔ تو ناظرین کرام اب جو معاملہ ہے اس وقت وہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جناب جو آڈیو لیک ہے اس سے تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ پاکستان کو پیچھے رکھ کے جو شریف خاندان ہمیشہ کے لیے پاکستان میں جو سیاست کرتا ہے، یہ جناب ہمارے اداروں کا بھی لاڈلا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی لاڈلا بنا ہوا ہے، تو اس نے ہمیشہ اپنے خاندان کو فائدہ پہنچایا۔ ہندوستان سے پاور پلانٹ امپورٹ کرنے کی آڈیو آئی اور شہباز شریف جو ہیں وہ ڈاکٹر تقیر شاہ، اور جو معاملہ سامنے آیا جس میں شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے سرکاری افسر کو، وزیر اعظم میں جو افسر تعینات ہے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا مطلب ڈاکٹر تقیر شاہ جو کہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں اور یہ شہباز شریف کے بڑے قریبی ہیں، تو ناظرین کرام ان کے ساتھ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ان کو ہدایات دی جا رہی تھی۔ اس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی ہے اور اپنے خاندان کو ہر طرح سے ہمیشہ کی طرح جناب اس نے فائدہ پہنچایا، اور مریم نواز کی بھی آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو 3 آڈیو لیکس اس وقت پوری پاکستان سوشل میڈیا پر جناب سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور 100 سے زائد فائلز ہیں۔ تو مریم نواز جو ہیں وہ پہلی آڈیو لیک میں اپنے چچا پر انڈیا سے پلانٹ منگوانے کے حوالے سے دباؤ ڈال رہی ہیں کیونکہ وہ پاور پلانٹ جو ہے وہ ان کے دماد کو چاہیے۔ ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر تقیر شاہ جو ہیں وہ شہباز شریف کو یہ کہتے ہیں سر یہ کام نہ کریں کہ ہمارے پر بہت بڑا الزام آ جائے گا، کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی نے ہر طرح سے انڈیا کے ساتھ تجارتی طور پر بائیکاٹ کر دیا تھا کہ جب تک آپ کشمیر میں جناب اس طرح کا جو یہ جیل آپ نے کشمیر کو بنا دی، جب 5 اگست والا جو اسٹیپ ہے آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم آپ کے ساتھ تب تک تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ تو اٹس مین کہ مریم نواز اور شہباز شریف نے مل کے کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی اور ہماری ایجنسیز کو بتائے بغیر بیک ڈور کے اوپر انڈیا کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے۔ تو کیا اب بھی ہماری پاک فوج کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ جماعت جو ہے وہ لڑ رہی رہے گی؟ کیا اب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے چوروں کو اور ایسے غداروں کو ہم پر مسلط کرے گی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں کیونکہ یہاں پر شہباز شریف نے اپنے حلف کے خلاف ایک ورزی کی ہے اور جس میں شہباز شریف یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر تقیر شاہ کو کہ آپ اس سے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جوڑ دیں کہ ہمارا اس میں قومی مفاد ہے، اور پھر شہباز شریف نے یہ کہا کہ یہ کام جو ہے وہ اسحاق ڈار کر سکتا ہے، یعنی کہ اسحاق ڈار کی جو واپسی ہے وہ پہلے سے ہی شیڈیول تھی، ایک پورا ڈیل تھی، ایک پوری NRO تھی، اور اس سب کے اندر ناظرین کرام اسحاق ڈار کو پاکستان میں اس وجہ سے بلایا جا رہا تھا کہ جناب ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ اسحاق ڈار، بلیک منی، یہ سارا بزنس شریف خاندان کا وہ اسحاق ڈار سنبھالتے ہیں جو کہ نواز شریف کے سمدی بھی ہیں، تو ان کو اسی وجہ سے پاکستان بلایا جا رہا تھا۔ اور وہ مریم نواز جو کہ ٹویٹر کے اوپر تیل کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر وہ اف کہا کرتی تھی، تو جناب بیک ڈورز کے اوپر وہ اپنے چچا کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، یہ ناگزیر ہے، یہ سارا معاملہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکومت امپورٹڈ حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ہم پر مسلط کی وہ جناب کس طرح سے اپنے خاندانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور دوسری آڈیو لیک جو سامنے آئی جس میں حکومتی وزراء آپس میں عمران خان کے خلاف سیاسی چال چل رہے ہیں اور پھر اپنے آئین کو وہ جناب سسٹمائزڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہماری عدالتوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ عمران خان تو ان کی پوری پارٹی نیشنل اسمبلی سے استعفے دے چکی ہے، لیکن پھر سارا معاملہ ہوا وہ عدالتوں تک سارا معاملہ جاتا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ استعفے ماننے سے انکار کر دیا راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اور پھر اس کی اپروول کے حوالے سے لندن سے رابطے کیے جا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس آڈیو لیک میں اعظم رضی تاڑر، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ آصف اور شہباز شریف اور دیگر وہاں پر موجود تھے، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ساری میٹنگ میں عمران خان کے خلاف ایک پوری سازش تیار کی جا رہی ہے، اور پھر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان مسلم نواز کا حکم مانتے ہوئے ایک سازش کے تحت مرحلہ وار عمران خان کے استعفے منظور کیے جا رہے تھے۔ اور ناظرین کرام پھر تیسری آڈیو کال جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اس پر آپ نے غور سے سننا ہے، پھر ہم آرمی چیف اور DGI کی طرف موو کر جائیں گے، اور اس آڈیو کال میں مریم نواز شہباز شریف کے ساتھ بات کر رہی ہیں جس کو باقاعدہ طور پر مبینہ طور پر لیک کر دیا گیا، اور اس میں مریم نواز مفتاح اسماعیل کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ ذمہ داری نہیں لیتے اور یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ، اور اسحاق ڈار کی انہوں نے بہت زیادہ تعریفیں کی، اور یہ آڈیو کال جو ہے وہ بہت زیادہ جناب لمبی تھی، اور اسی آڈیو کال میں مریم نواز نے جناب ISPR کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ISPR جو ہیں وہ آج کامران شاہد کے پروگرام میں آئے، اور شہباز شریف نے کہا کہ کل شام، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، اور میں نے اپنے ابو جان سے بات کر لی ہے، نواز شریف صاحب سے بات کر لی ہے، باؤ جی سے بات کر لی ہے، تو جناب انہوں نے کہا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو
पूछेगा ये सारा मामला, ताकि हम पर कोई बात ना आए कि हम पे जनाब कोई ये सारा बयानिया जो है वो थोपने की कोशिश ना की जाए। तो ये सारा मामला था नाज़रीन, ये पूरी साजिश तैयार की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो इस सब के अंदर ये ऑडियो लीक जो है वो किसने की है और इससे इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है। तो फवाद चौधरी साहब ने जनाब यहाँ पर लंका ढा दी है। उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है, एक ट्वीट किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि 100 घंटे से ज्यादा की वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की गुफ्तगू वेबसाइट पर डार्क वेब पर अगस्त सितंबर से बराए फरोख्त है। हमारी एजेंसियों को सियासी टास्क थे, फुर्सत मिलती तो वह हसास मामला पर नजर डालते। सवाल यह है कि इतने बड़े वाक़े पर हुकूमत को साम क्यों सूंघ गया है। फोन पर गेम्स खेलने से फुर्सत मिल जाए तो मौका भी दे दें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का डाटा जिस तरह से डार्क वेब पर फरोख्त किया जा रहा है, यह साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है। यह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों खुसूसन IB की बहुत बड़ी नाकामी है। जाहिर है सियासी बात के अलावा सिक्योरिटी मामलात और खारजा अमूर पर भी गुफ्तगू अब सबके हाथ में है। यह बहुत बड़ा सवाल और बहुत अहम सवाल उन्होंने उठाया है कि एजेंसीज जो है वो जनाब सियासी मामलात में अगर इंटरफेयर करने से उनको फुर्सत मिल गई है तो आप अपने सियासी मामलात से हट के ये हसास मामलात भी देख लें जिसमें आप का तमाम डाटा जो है वो हैकर्स ले उड़े हैं। और पाकिस्तान दुनिया भर की नंबर वन एजेंसी जो है उसको कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम सवाल जो हैं वो इस खतरे में पड़ चुके हैं। लेकिन उस सब के अंदर जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक वो बंदा कैसे पहुंचा, उसने पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो कैसे बग कर लिया, किस तरह से उसको रसाई मिली, ये बहुत अहम सवाल है। नाज़रीन, ये आपने स्क्रीन के ऊपर देखना है, ये सारा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है आर्मी चीफ और DGI SPR की ऑडियो लीक के साथ। ये एक 20 अगस्त को एक हैकर ने अकाउंट बनाया था हैकिंग वेबसाइट पे इंडीशेल के नाम से, और इंडीशेल वो ये कहता है कि मेरे पास पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज मौजूद हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो देखते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर में क्या पता इमरान खान साहब मौजूद हो, उनकी ऑडियो कॉल भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बग हो सकता है। और उन्होंने कहा कि कोई खरीदना चाहता है तो आ जाए और मैं इस हवाले से वो तमाम ऑडियो कॉल जो है वो सेल करने के लिए तैयार हूं। और फिर एक सवाल फिर आता है ईगल स्कैन नामी अकाउंट से, उसने वहां पर कमेंट किया कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ऑडियो भी मौजूद है। तो इंडीशेल ने कहा कि जी हां, मेरे पास पाकिस्तान के ISPR और आर्मी चीफ की जो ऑडियो कॉल है मुबैना तौर पर वो भी मेरे पास मौजूद है। और इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क कैसे मुमकिन है कि जनाब हमारे आर्मी चीफ, हमारे ISPR, एक कितना बड़ा इदारा, खुफिया एजेंसीज ऑल टाइम उनके पास, तो ये सारा मामला कैसे है कि जनाब उनकी बंद कमरे की मीटिंग्स भी और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं। और जिसको $3.5 लाख में डार्क वेब पर सेल भी कर दिया गया है। तो मार्शल के खतरात जो हैं वो इस वक्त बहुत संगीन तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत जो है, जो इंपोर्ट कर दी गई पाकिस्तान में, जब वो नामुमकिन हो चुका है उसका बचना। और जिस तरह से वो मामला चला रही थी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी जो है वो भी खतरे में पड़ चुकी है। तो इट्स मीन कि ये हुकूमत जो है वो नवंबर की तैनाती नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पर सवालिया निशान उठ चुका है। नवंबर की तैनाती हुकूमत नहीं कर सकती। मैं एक बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि कल इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी नहीं दी। वो वैसे ही उन्होंने कॉल नहीं दी, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन थी, क्योंकि कल उन्होंने एक लॉन्ग मार्च की कॉल देनी ही देनी थी, तारीख आ जानी थी। लेकिन उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान ना करके एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, क्योंकि पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। अक्टूबर में नवंबर की तैनाती से पहले एक बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी। नवंबर की तैनाती हुकूमत नहीं करेगी। मैं आपको बहुत बड़ी खबर फिर बता रहा हूं। और ये हुकूमत जो है ये इसका जाना ठहर चुका है, और एस्टेब्लिशमेंट को ना चाहते हुए इमरान खान के आगे सरेंडर करना पड़ा है। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैंसिल करने की बड़ी वजह पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खतरात जो हैं वो मंडलाते फिर रहे हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तान में नगानी सूरत हाल की बदले मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जा सकता है। और शाहबाज शाकिर के मुताबिक तो अब तो ये ख्वाहिश जो है वो जुबान पर आ चुकी है, और इमरान खान कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल में लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।